नमस्कार मित्रों, मेरा नाम महेश सचदेव है और मैं एक भूतपूर्व भारतीय राजदूत हूँ। 35 साल की इंडियन फॉरेन सर्विस की से निवृत्त होकर के मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे लोगों ने प्रोत्साहित किया है कि अखबारों में, हिंदू और अन्य अखबारों में जो मैं लिखता हूँ या टीवी पर बोलता हूँ, उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर या भू राजनीतिक समस्याओं को लेकर के, तो उसके लिए मैं आपके साथ अलग से पॉडकास्ट करूं ताकि हमारे बीच में एक वार्तालाप बन सके और एक सिलसिला शुरू हो। मैं आपके लिए पहला संस्करण आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें हम जैसा कि इसका शीर्षक है, भू राजनीति की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इस समय सबसे बड़ी जो भू राजनीतिक समस्या हम लोगों को मुँह बाए खड़ी है, वो मध्य पूर्व में ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इजराइल के युद्ध की है। और इसमें कई पेच हैं, लेकिन आज जो मैं करना चाहूँगा, इसका एक बैकग्राउंड या आधारभूत जो तत्व हैं जिनसे कि इस समस्या को समझने में मदद मिलेगी, वो उसके बारे में बात करना चाहूँगा। और ये है मध्य पूर्व की भू राजनीति का मसला, जिसमें कि बहुत सारे तत्व आते हैं, जिससे कि ये पता लगेगा हम लोगों को कि क्यों ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है और ये हमेशा सुर्खियों में क्यों रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बात को। सबसे पहले ये कहना होगा कि मध्य पूर्व है क्या। देखिए, ये टर्म अंग्रेज़ों ने बनाई थी, जिनका कि दबदबा था पिछली शताब्दी के शुरू तक। और उन्होंने मध्य पूर्व का टर्म या मिडिल ईस्ट का टर्म ईजाद किया। और इसमें जो देश जोड़े गए वो तुर्की से लेकर के यमन तक और मिस्र से लेकर के ईरान तक के देश जोड़े गए। कुछ और लोग वृहत मध्य पूर्व की बात करते हैं, जिसमें कि वो पूरे अरब विश्व को जोड़ते हैं और साथ के जो पहले के देश हैं उनको भी जोड़ते हैं। तो ये मॉरिटानिया से अटलांटिक तट पर अफ्रीका के उत्तर में मॉरिटानिया से शुरू होकर के ये ईरान तक जाता है और तुर्की से शुरू होकर के ये सोमालिया तक जाता है। तो ये इस बृहत मध्य पूर्व के बारे में अभी हम नहीं बोलेंगे, जो कि छोटा इलाका है अपेक्षाकृत। मध्य पूर्व, जैसा कि मैंने बताया कि तुर्की से लेके यमन तक और मिस्र से लेके ईरान तक, उसके बारे में बात करेंगे। इस क्षेत्र में 18 देश हैं, जिनमें से 13 देश अरब हैं और बाकी देश अन्य हैं। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल 7,77,800 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का दुगने से भी ज़्यादा है। लेकिन इस क्षेत्र की आबादी 47 करोड़ 80 लाख है, जो कि भारत की आबादी का 1/3 है। तो इससे पता लगता है कि भारत और मध्य पूर्व में जो प्रति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। ये क्षेत्र विरल है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ज़मीन बंजर है, रेगिस्तान है। अब आते हैं इतिहास के लिए। इतिहास के तौर पर ये क्षेत्र मध्य पूर्व एक तरह से क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी सभ्यताओं का पलना कहा जाता है। और इसमें बहुत पुरानी सभ्यताओं ने जन्म लिया और उन्होंने मानव इतिहास में बहुत सारे
योगदान किए, जिनमें से शुरू करें तो मिस्र की सभ्यता जो सबसे पुरानी मानी जाती है दुनिया में, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता, और फिर बाइजेंटीनियन सभ्यता, ऑटोमान या उस्मानी सभ्यता, और इस्लामिक एम्पायर। ये सब चीज़ें इस क्षेत्र में आती हैं और इनका योगदान बहुत गहरा है सभ्यता में, जहाँ चाहे धर्म हो, चाहे मूर्तिकला हो, चाहे बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हों, और किलाबंदियाँ हों या राजधानियाँ हों, सब पर काफ़ी अच्छा प्रभाव इस क्षेत्र का है। और विज्ञान के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, चिकित्सा में भी इस क्षेत्र का काफ़ी तगड़ा योगदान रहा है। इसके आगे अगर चलें तो धर्म के हिसाब से भी ये क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। 3 बड़े बड़े मोनोथीइस्टिक रिलीजन्स जो कि एक ईश्वरवाद के जो धर्म हैं वो यहाँ उत्पन्न हुए और यहीं से उनका विकास हुआ, जिनमें सबसे पुराना यहूदी धर्म आता है, उसके बाद ईसाईयत आती है, और उसके आखिर में इस्लाम आता है। ये तीनों धर्म एक दूसरे से जुड़े भी हैं और एक दूसरे के साथ इनका 36 का आंकड़ा भी है काफ़ी हद तक। तो इनको लेकर के ये क्षेत्र काफ़ी विवादित रहा है, और ख़ास तौर पर यहाँ पर 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक धर्म युद्ध हुआ, जिसमें कि ईसाईयत के धर्मावलंबी यूरोपियन राजे रजवाड़े पोप के कहने पर वो इस इलाके पर हमला करने लगे, और इस्लाम जो कि ऑटोमन एम्पायर के नीचे उस समय पनप रहा था, उसने इनका विरोध किया। दोनों का झगड़ा जेरूसलम के पवित्र शहर को ले और उससे संबंधित और जगहों को लेकर था। ईसाईयत में जेरूसलम, बेथलहेम और जगहों का महत्व है, क्योंकि वहाँ यीशु इनके भगवान आए थे और रहे थे, और उन्होंने वहीं से ही प्रचार अपने धर्म का किया था। दूसरी ओर इस्लाम में मोहम्मद साहब का मिराज या उनका स्वर्गवास यहीं से हुआ, तो जो अल-अक्सा मस्जिद है वो भी यहीं है। अगर तीसरी तरफ देखें तो यहूदियों का सबसे पुराना मंदिर यहीं था, और मंदिर को 400 ईस्वी पूर्व में ईरान के एक शहंशाह नेबुनेचनार ने तोड़ दिया, तो उसकी जो टूटे हुए मंदिर की दीवार अभी भी पूजी जाती है, और वो ईसाइयों के लिए एक बड़ा धर्म स्थल है। तो ये सब लेकर के जो 400 सालों तक युद्ध चला ईसाईयत और इस्लाम में, उसका कोई ख़ास परिणाम तो न निकला, लेकिन उसका असर आज भी दिखाई पड़ता है। उसका प्रतिबिंब अभी भी समाज में, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे वो मध्य पूर्व का हो, अक्सर दिखता है। कहा जाता है कि यूरोप में आजकल जो इस्लामोफोबिया व्याप्त है, इस्लाम के अनुयायियों के प्रति जो संदेहास्पद वातावरण है, उसका जन्म उसी धर्म युद्ध से आया है। दूसरी ओर जब मध्य पूर्व की राजनीति में या भू राजनीति में दखलंदाजी पाश्चात्य देश करते हैं, जैसे कि अब ईरान के ऊपर युद्ध चल रहा है, अमेरिका उसमें भागीदार है, तो उसको भी, ऐसे प्रकरणों को भी ये कहा जाता है कि ये इस्लाम के विरुद्ध जो धर्म युद्ध हुआ था ईसाईयत का, उसी का अगला अध्याय है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के दोनों तरफ से
काफ़ी तगड़ा 36 का आंकड़ा है। अब आते हैं आर्थिक कारण जिनकी वजह से ये मध्य पूर्व एक महत्वपूर्ण जगह है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है, तो इसके केंद्र पर है। तो यहाँ इन महाद्वीपों का एकीकरण होता है। और उससे भी बड़ी चीज़ यहाँ है कि यहाँ पर तेल और गैस के विश्व के सबसे बड़े भंडार हैं। तकरीबन आधा तेल और गैस जो दुनिया में इस समय जिसकी खोज हो चुकी है वो यहाँ पाया जाता है। और यहाँ पर उसका खनन और उत्पादन का जो खर्चा है वो सबसे कम है। और जगह पर कम छोटे तेल क्षेत्र होते हैं और उनके लिए वो उत्पादन करना आर्थिक तौर पर इतना ज़्यादा सफल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े तेल के और गैस के क्षेत्र हैं और जिनसे कि उत्पादन आसानी से सस्ते में किया जा सकता है और निर्यात किया जा सकता है। तो ये सब परिस्थितियाँ आती हैं ये दिखाने के लिए कि आज जो दुनिया में तेल का इस्तेमाल हो रहा है, सारी दुनिया इस समय पेट्रोल पर चल रही है और यही ईंधन सबसे ज़्यादा व्याप्त है। यानी प्रतिदिन तकरीबन 10 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन होता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से तकरीबन 4 करोड़ बैरल मध्य पूर्व से आते हैं और उनमें से भी तकरीबन 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन खाड़ी के क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पर कि जैसा आपको मालूम है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर प्रतिबंध लगा रखा है, यानी टैंकरों की आवाजाही बंद कर रखी है। तो इन सब वजह से काफ़ी व्यवधान आया हुआ है ईंधन के बाज़ार में। विश्वव्यापी तरीके बदल रहे हैं और दुनिया ढूंढ रही है कि किस तरह से ये 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन का जो रुकावट आई है उसको कहाँ से पूरा किया जाए। बहरहाल ये सब कारण हैं जिनकी वजह से मध्य पूर्व ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा और इसने आपको कुछ जानकारी दी होगी। अंत में मैं एक प्रचलित लतीफ़ा या चुटकुला आपको सुनाना चाहूँगा जो कि मिस्र से आता है और अरबी में आमतौर पर कहा जाता है। एक छोटा सा वाक़या है। कहा जाता है कि नील नदी में बाढ़ आई हुई थी और एक मेंढक तैर करके पार जा रहा था उस नदी के। उसने देखा कि वो पास ही में एक बिच्छू डूब रहा है और बिच्छू ने हाँफते हाँफते कहा, मुझे बचा लो मेरे भाई, मैं डूब रहा हूँ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। मेंढक ने कहा, मुझे क्या तुम बेवकूफ़ समझते हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम मुझे डस लोगे, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो बिच्छू ने कहा, कम ऑन, अगर मैं तुम्हें डसूंगा तो तुम भी मरोगे, तुम मरोगे तो साथ में मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा क्या तर्कसंगत होगा, लॉजिकल होगा। तो मेंढक ने कुछ सोचा और कहा, हाँ तुम्हारी बात तो सच है, अच्छा ठीक है, ये तुम मेरी पीठ पर आ जाओ और हम दोनों ही सूखे में पार करके जाते हैं। तो पीठ पर आ गया और मेंढक ने तैरना जारी रखा, लेकिन थोड़ी देर में बिच्छू ने डंक मारा और मेंढक के अंदर विष फैल गया और वो डूबने लगा, हाथ पांव फूलने लगे। तो मरते मरते मेंढक ने गर्दन घुमाई और कहा, हे बिच्छू, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर ऐसा करूँगा तो ये तर्कसंगत ना होगा।
अब तुमने वही किया है जो तुम कह रहे थे कि नहीं होना होगा। बिच्छू मुस्कुराया, बोला कि मेरे मित्र, तुम भूल गए कि ये मध्य पूर्व है और मध्य पूर्व में कोई भी चीज़ तर्कसंगत नहीं होती। नमस्कार।